नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील पांडे। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि भारत और पाकिस्तान दो ऐसे देश जिनकी समान पृष्ठभूमि है, एक जैसा इतिहास है और काफी हद तक एक जैसी संस्कृति है। दोनों देश भारतीय उपमहाद्वीप के दो महत्वपूर्ण देश जो एक साथ आजाद हुए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आजादी मिली, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन उसके बाद से सारी चीजों में समानता होने के बावजूद भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास एक जैसा है और स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाने वाले ऐसे महत्वपूर्ण राष्ट्र नायक खान अब्दुल गफ्फार खान जी का नाम है, जिनको हमारे देश ने भारत रत्न दिया। और ऐसी ढेर सारी साझा विरासत, चाहे वो सूफी संतों की विरासत रही हो, नृत्य, संगीत, साहित्य, खान पान, रहन सहन, इन सब की विरासत एक जैसी है। हमारे प्राचीन इतिहास में जब हम हड़प्पा सभ्यता, जहां से हम अपने इतिहास की मुख्य शुरुआत देखते हैं, अगर हम उसको देखें तो अधिकांश स्थल वो हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या आज के पाकिस्तान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हैं। वैदिक काल का भी महत्वपूर्ण हिस्सा पाकिस्तान के क्षेत्र में। लेकिन इसके बाद भी आज आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान आजादी के बाद एक दूसरे के ऐसे प्रतिद्वंदी बन गए कि जहां पर हम राजनीतिक तरीके से समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए, हम सामाजिक सांस्कृतिक समाधान नहीं ढूंढ पाए और बार बार यह स्थिति युद्ध तक पहुंचती रही। आजादी के बाद से ही लगातार पाकिस्तान द्वारा भारत पर अलग अलग कारणों से आक्रमण किया गया, कई महत्वपूर्ण युद्ध हुए और अप्रत्यक्ष युद्ध लगातार पाकिस्तान भारत के खिलाफ करता रहा। तो आखिर भारत और पाकिस्तान की साझा पृष्ठभूमि होने के बाद, हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक अनेक क्षेत्रों में भागीदारी एक जैसी होने के बाद भी एक साझा पृष्ठभूमि है, साझा इतिहास है। लेकिन उसके बाद भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान कट्टर प्रतिद्वंदी बने और लगातार ऐसे युद्ध की स्थिति बनी रही। भारतीय उपमहाद्वीप में कई और देश हैं। 1948 में श्रीलंका को भी आजादी मिली। कई और हमारे पड़ोसी देश हैं जिनसे हमारे संबंध सामान्य रहे या इतने खराब तो कभी नहीं रहे। लेकिन आखिर पाकिस्तान के साथ ऐसा क्या हुआ कि हर तरीके की कूटनीति और राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया। हमारे राजनेताओं ने, हमारे कलाकारों ने, हमारे समाज के अन्य वर्गों ने, शिक्षाविदों ने, साहित्यकारों ने लगातार प्रयास किया। लेकिन उसके बाद भी आखिर इतनी समानता होने के बाद हम अपनी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो आज इस पे हम डिस्कस करेंगे कि आखिर मूल समस्या कहां है और क्या पाकिस्तान भारत का स्वाभाविक मित्र हो सकता है, जहां पर एक इतिहास हो, एक जैसी व्यवस्था हो, काफी हद तक हम साझा संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ रहे हों। लेकिन आखिर वह कौन सी मूल समस्या है जो भारत और पाकिस्तान को एक नहीं होने दे रही है और लगातार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष युद्ध छिड़े हुए हैं। देखिए, पहली जो समस्या है कि आजादी के बाद हमारी संविधान सभा ने जिस प्रकार के भारत की कल्पना की, वह एक धर्मनिरपेक्ष भारत था। एक सेकुलर कंट्री के रूप में भारत आगे बढ़ा और धर्म कभी भी हमारी राजनीतिक व्यवस्था को निर्देश नहीं दे रहा है। यानी एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश जहां देश के सभी नागरिकों को अपने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विचार रखने का अधिकार है। और भारत ने कभी भी धर्मनिरपेक्षता को चुनौती देने वाले तत्वों को स्वीकार नहीं किया। ऐसे कुछ राजनीतिक संगठन, ऐसे सांस्कृतिक संगठन और ऐसे धार्मिक संगठन बीच बीच में सामने तो आए, लेकिन कभी भी भारत की धर्मनिरपेक्षता को चुनौती नहीं दे पाए। कभी भी हमारे यहां राज्य के भीतर राज्य, स्टेट विद इन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं आ पाया। और हमेशा हमारी राजनीतिक सत्ता इतनी मजबूत रही, हमारे धर्मनिरपेक्षता के मूल्य इतने मजबूत रहे कि कभी भी कोई संगठन इसको चुनौती नहीं दे पाया। हमारे देश में जिस गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है
एक ऐसी कंपोजिट कल्चर की बात की जाती है कि जिसमें अलग अलग धर्म, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति के लोगों को आप पहचान नहीं सकते हैं। हमारी साझा सांस्कृतिक पहचान है, हमारी साझा विरासत है और साझा मूल्य हैं। यानी भारत ने जो धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई वह इतनी सफल रही कि हम एक राष्ट्र के रूप में लगातार मजबूत होते गए। इतनी विभिन्नता होने के बाद भी हर धर्म के भारत में अनुयायी हैं और हमारा संविधान उन्हें बराबर के मूल अधिकार देता है और एक ऐसी व्यवस्था देता है कि जहां पर सभी नागरिक बिना किसी भय के अपने दायित्वों को पूरा कर सकें और एक राष्ट्र के रूप में हमें मजबूत कर सकें। यही हमारी शक्ति है। हालांकि इसको कई शक्तियों ने चुनौती देने का भी प्रयास किया, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो सकी। तो पहला महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अगर इस मुद्दे पर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान ने आजादी के बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया। यानी पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक स्टेट, एक धर्म आधारित राज्य बना, जहां पर धर्म उनकी जीवन पद्धति को, उनकी राजनीतिक व्यवस्था को, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को निर्धारित करता है। क्योंकि पाकिस्तान ने इस्लामिक रिपब्लिक बना करके और धर्म पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जहां पर उन्होंने अपनी राजनीतिक संस्कृति से महत्वपूर्ण धर्म को माना। यद्यपि पाकिस्तान का संविधान भी अपने नागरिकों को अधिकार तो देता है, अन्य धर्म के लोगों को भी अधिकार देता है, लेकिन एक थियोक्रेटिक स्टेट होने के कारण, एक धर्म आधारित राज्य होने के कारण वहां पर धर्म प्रभावी हो गया। आधुनिक इतिहासकार, समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री सभी इस मत पर पूरी तरह से सहमत हैं कि आधुनिक जो औद्योगिक समाज हैं, जो भी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, उसमें सभी नागरिकों को आपस में जोड़ने का काम धर्म नहीं कर सकता। जो हमारा डिवीजन ऑफ लेबर है, हमारा श्रम का विभाजन है, वह हमें आधुनिक औद्योगिक समाजों में आपस में जोड़ता है। तो कोई भी राज्य जो धर्म आधारित राज्य होगा वह निश्चित रूप से ऐसे औद्योगिक समाज में, वह अलग थलग समाज हो, बिल्कुल आइसोलेटेड सोसाइटी हो तो भले ही सरवाइव कर जाए, लेकिन आधुनिक औद्योगिक समाज में कोई भी राज्य इस प्रकार से सरवाइव नहीं कर सकता जो धर्म को अपना मुख्य आधार मानता हो। तो भारत ने चूंकि डिवीजन ऑफ लेबर को महत्वपूर्ण माना और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की, इसके कारण वो लगातार मजबूत होता चला गया। वहीं पाकिस्तान ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाकर, एक थियोक्रेटिक स्टेट बनाकर, एक धर्म आधारित राज्य बना करके अपने पूरे सिस्टम को, अपनी पूरी व्यवस्था को कमजोर कर दिया। धर्म आधारित राज्य हमें प्राचीन भारत में, मध्यकाल में तो दिखते हैं, लेकिन उस समय का जो समाज था वो अलग प्रकार का समाज था। और जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई और समाज की संरचना बदल गई, समाज का ढांचा बदल गया, तो वहां पर सभी नागरिकों को आपस में जोड़ने वाली जो शक्ति थी वह डिवीजन ऑफ लेबर अर्थात श्रम का विभाजन थी। चाहे हम प्राचीन रोमन साम्राज्य को देखें या कई ऐसे बड़े इस्लामिक राज्यों को देखें, भारत में भी कई धर्म आधारित राज्य हुए, वो आधुनिक औद्योगिक समाजों में फिट नहीं हो सकते। यही पहली बड़ी गलती जो पाकिस्तान ने किया और हमारे संविधान के निर्माताओं ने जो महत्वपूर्ण इस चुनौती का सामना किया, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाकर, जो आज हमारी शक्ति का मुख्य आधार है। जबकि पाकिस्तान ने जो गलती की कि एक धर्म आधारित राज्य बनाकर जो आधुनिक औद्योगिक समाजों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, क्योंकि एक धर्म विशेष पर जोर देने से कभी भी नागरिक एकजुट नहीं हो सकते। दूसरी जो प्रमुख समस्या आई कि आखिर ऐसा क्या है कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते स्वाभाविक नहीं हो पा रहे हैं, वो दूसरी समस्या महत्वपूर्ण है कि भारत में जो लोकतंत्र है, हमें हमारी संविधान सभा ने एक ऐसा राजनीतिक ढांचा दिया, एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था दी जहां पर हमने अपनी सभी समस्याओं का समाधान लोकतंत्र के दायरे में ढूंढना शुरू कर दिया। हमारे यहां सहमति, असहमति, वाद, परिवाद, विवाद
सभी को बराबर का महत्व दिया गया। और हमारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनमें इस प्रकार का बैलेंस बनाया गया, चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन की अवधारणा बनाई गई कि हमारी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, इनके बीच इस प्रकार का संतुलन बनाया गया कि कभी कोई एक दूसरे पर हावी न होने पाए। यानी लोकतंत्र में एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, एक ऐसी संस्कृति जहां पर सहमति और असहमति दोनों के लिए बराबर का स्थान है। एक ऐसा देश जहां पर अलग अलग भाषा, क्षेत्र, संस्कृति के लोग हैं, हर स्तर पर बहुत अधिक विविधता है। तो ऐसे देश में एक ऐसी लोकतांत्रिक संस्कृति का विकास कि जहां पर प्रत्येक नागरिक को ऐसे अधिकार हैं कि आप हमारे संविधान के दायरे में, हमारी व्यवस्था के दायरे में किसी भी प्रकार के अपने राजनीतिक, सामाजिक विचार आप रख सकते हैं। सभी को आजादी है, सभी को चुनाव लड़ने की आजादी है, राजनीतिक आजादी है, आर्थिक सामाजिक आजादी है। यद्यपि हमारे सामने कई चुनौतियां ऐसी आती हैं, लेकिन भारत में लोकतंत्र इतना मजबूत हो गया कि हमने अपनी समस्याओं का शांतिपूर्ण तरीके से और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हमने उसका समाधान ढूंढ लिया। जो भी हमारे पास ऐसी चुनौतियां आई, हमारे यहां एक प्रमुख समस्या आई कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। उसके लिए कई संगठन ऐसे आए जिन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। सरकार ने उनकी बात सुनी और हमारे यहां भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कर दिया गया। कहीं पर अगर जनजातीय चेतना के आधार पर आंदोलन हुआ तो वहां जनजातीय आधार पर राज्यों का गठन हुआ। तो हमारे यहां बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हमारी जो लोकतांत्रिक पद्धति थी उसमें हमने संघर्ष करना और उसी शांतिपूर्ण तरीके से समाधान ढूंढ लिया। और इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण जो बदलाव आया, वो बदलाव आया कि हमारा जो 73वां संविधान संशोधन आया, उस संविधान संशोधन ने ग्रास रूट लेवल पर, निचले स्तर पर हम लोकतंत्र को कितना परिपक्व बना सकते हैं और लोकतंत्र की ऐसी पाठशाला जहां पर नागरिक ग्रामीण स्तर पर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, अपना जीवन स्तर बेहतर बना सकते हैं और लोकतंत्र को कैसे हम ज्यादा बेहतर मजबूत कर पाएं उसका प्रयास करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को जैसे ही संवैधानिक दर्जा मिला, आज पूरे देश में आप परिवर्तन देख सकते हैं। उसी प्रयोगशाला से निकले हुए हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे सम्मानीय जनप्रतिनिधि, वो सभी वहां से निकलते हैं। और हमारे देश का यह सौभाग्य है कि रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर हमने लोकतंत्र को इतना मजबूत बना दिया इन संस्थाओं के माध्यम से कि आज हमारे यहां समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी आज देश के सर्वोच्च पद पर आ सकता है। अभी हमने माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को देखा, हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देखा, इसके पहले कई हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को हमने देखा कि कैसे निचले स्तर से शुरू करके और वो हमारे लोकतंत्र के सर्वोच्च पदों पर पहुंचे। तो यह हमारे लोकतंत्र की मजबूती है कि कैसे हमने लोकतांत्रिक संस्थाओं को इतना उदार बनाया कि वे सभी समस्याओं का समाधान करने और शांतिपूर्ण तरीके से उसे एक नया रास्ता दिखाने में सक्षम हुए। अब देखिए समस्या पाकिस्तान में क्या आई कि पाकिस्तान में जो लोकतंत्र आया वह लंबे समय तक, हालांकि भारत में भी एक छोटा सा समय आया, आपातकाल का समय आया, हालांकि वह आपातकाल संसद द्वारा ही अप्रूव किया गया, लेकिन एक छोटे से कालखंड को छोड़कर हमारे यहां लोकतंत्र लगातार मजबूत होता गया। जबकि पाकिस्तान में समस्या क्या आई कि जनरल अयूब खान से प्रारंभ करके जनरल परवेज मुशर्रफ तक लंबे समय तक वहां पर राजनीतिक अस्थिरता रही और कैसे तानाशाहों ने वहां पर राजनीतिक व्यवस्था पर अपना अधिकार किया। आज तक पूरे पाकिस्तान के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया। ऐसी राजनीतिक अस्थिरता, पंचायती राज संस्थाओं का कमजोर होना, ग्रास रूट लेवल पर समस्याओं का बेहतर समाधान न निकाल पाना
और अपने नागरिकों को ऐसी राजनीतिक संस्कृति से परिचय न करा पाना कि जहां पर अपनी समस्याओं का समाधान वो हिंसा में, संघर्ष में न देखें, बल्कि ऐसी लोकतांत्रिक पद्धति का विकास करें जहां पर अपनी समस्याओं का वो बेहतर तरीके से संवाद के जरिए उसका समाधान कर सकें। लंबे समय तक इन सैनिक तानाशाहों ने पाकिस्तान पर शासन किया और इसका परिणाम रहा कि कभी भी वहां पर लोकतंत्र निचले स्तर पर नहीं पहुंच पाया और इस कारण से वहां पर ऐसी नागरिक संस्कृति विकसित नहीं हो पाई जो नागरिकों को आपस में संवाद के माध्यम से और लोकतांत्रिक तरीके से समस्याओं का समाधान सिखाती हो। तीसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है भारत और पाकिस्तान की स्थिति में कि भारत में आज अगर हम आज की स्थिति भारत में देखें तो भारत ने किस प्रकार से ऐसी उदार सांस्कृतिक पद्धतियों को, ऐसी उदार सामाजिक पद्धतियों को जन्म दिया जिसके कारण यहां पर एक उदार मध्यम वर्ग का जन्म हुआ। और जो उदार मध्यम वर्ग है वह आपको राजनीति में भी दिखता है, वह आपको सामाजिक व्यवस्था, हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था में भी दिखता है। वह उदार वर्ग हमारे यहां ओपिनियन मेकर क्लास है। हमारे यहां कोई भी नीति बनती है, हमारे यहां संसद कोई कानून बनाती है, विधानसभाएं कोई कानून बनाती हैं, किसी भी प्रकार का सामाजिक आंदोलन होता है, किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन होता है, उसका नेतृत्व यही उदार मध्यम वर्ग करता है। आज भारत में मध्यम वर्ग एक बड़ी ताकत है। वह पूरी तरह से उदार भी है, लोकतांत्रिक भी है और हमेशा भविष्य की चुनौतियों को समझता है और कैसे हम भविष्य को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। यहां वाद भी है, प्रतिवाद भी है और लोकतांत्रिक तरीके से समस्याओं का समाधान है। यह जो उदार मध्यम वर्ग है, यही उदार मध्यम वर्ग हमारी ताकत है। और यह उदार मध्यम वर्ग हमारे यहां कैसे आया? यह हमारे यहां आधुनिक शिक्षा का प्रभाव है, हमारे संविधान का प्रभाव है। हमने जिस प्रकार की उदार नागरिक संस्कृति का विकास किया उसका प्रभाव है कि हमारे यहां जो ओपिनियन मेकर क्लास है, जो हमेशा निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या निर्णय को लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह है उदार मध्यम वर्ग। अब देखिए यहां पाकिस्तान में क्या समस्या आई कि पाकिस्तान में जो ओपिनियन मेकर क्लास है वह है उनकी सेना और उनका जो धार्मिक वर्ग है। चूंकि एक थियोक्रेटिक स्टेट है, एक धर्म आधारित राज्य है, तो वहां पर जो धर्माचार्यों की राय है, उनके जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनकी जो राय है वह हमेशा महत्वपूर्ण होती है। और इसका परिणाम क्या होता है कि जो आम नागरिकों की आवाज होती है, जो उदार मध्यम वर्ग होता है, वह दबकर नीचे रह जाता है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि ऐसे वर्ग अपने स्वार्थ के लिए ऐसी नीतियों को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे विचारों को आगे बढ़ाते हैं जहां पर उनकी सत्ता लगातार बनी रहे, उनकी सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका परिणाम क्या हुआ कि आपने एक बंद पिंजरा बनाया और उस बंद पिंजरे के बाहर निकलने की अनुमति किसी को नहीं दिया। तो वहां जो ऐसा एक सामाजिक वर्ग है वह अस्तित्व में तो है, ऐसे वहां पर बुद्धिजीवी हैं, ऐसे चिंतक हैं, ऐसे वहां पर आपके शिक्षाविद हैं, लेकिन चूंकि उनकी संख्या कम है और वो वहां पर प्रभावशाली नहीं है, मुखर होकर के उनकी आवाज सामने नहीं आ सकती, प्रेस कमजोर है, ऐसा वहां की जो सिविल सोसाइटी है, नागरिक समाज है, वो कमजोर है। तो इसका प्रभाव यह दिखता है कि निर्णय लेने में वह महत्वपूर्ण भूमिका, वह एक प्रेशर ग्रुप की तरह, दबाव समूह की तरह वह भूमिका नहीं निभा सकता। और उसका परिणाम क्या देखने में आया कि एक समाज का एक ऐसा वर्ग, खासतौर पर वहां के जो सैनिक तानाशाह रहे हैं, वहां की जो सेना है, वहां के जो धर्माचार्य हैं, वो हमेशा जो डिसीजन मेकिंग के सेंटर में होते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है कि कभी भी वो परिवर्तन नहीं चाहेंगे या उनकी सत्ता को कोई चुनौती दे या उनकी स्वयं की स्थिति खतरे में आए, उसको कभी भी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये तीन महत्वपूर्ण कारण हैं। बाकी घटनाएं तो इसका परिणाम है कि सब कुछ साझा है, हमारी पृष्ठभूमि साझी, हमारा इतिहास साझा है,
स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास साझा है, लेकिन उसके बाद भी आजादी के बाद क्यों इतने संघर्ष हो रहे हैं, बार बार युद्ध की स्थिति आ रही है, हम शांतिपूर्ण समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और जो हमारे साझा दुश्मन हैं, भुखमरी है, गरीबी है, अशिक्षा है, कई ऐसी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याएं हैं जिसका हम समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। क्यों हमारी व्यवस्था फेल हो रही है, बार बार हमें युद्ध का सामना करना पड़ रहा है, हमें हथियारों की दौड़ में शामिल होना पड़ रहा है, और हमारा जो धन स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य कार्यों में खर्च होना चाहिए, वह धन हम युद्ध में और हथियारों में और अपनी सुरक्षा पर खर्च कर रहे हैं। तो आखिर ऐसे अविश्वास का कारण क्या है कि दोनों देश साझा पृष्ठभूमि के बाद भी आज अविश्वास के कारण लगातार युद्ध कर रहे हैं, लगातार अनिश्चितता बनी हुई है। तो ये तीन महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला महत्वपूर्ण कारण मैंने आपको बताया कि भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होना, जो आधुनिक औद्योगिक समाजों की मूल आवश्यकता है। पाकिस्तान का एक धर्म आधारित थियोक्रेटिक स्टेट होना, और यही कारण है कि उनके यहां आज इस्लाम के ही जो अलग अलग फिरके हैं, अलग अलग उनके जो पंथ और संप्रदाय हैं, उनमें आपस संघर्ष है और लगातार यह संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है। भारत में अगर इस प्रकार का कोई संघर्ष दिखा तो उसको हमने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही उसका समाधान कर दिया। तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य और एक धार्मिक राज्य का अंतर है। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर मैंने आपको बताया कि भारत में लोकतंत्र आज ग्रास रूट पर बहुत शक्तिशाली हो चुका है। पाकिस्तान में ऐसी लोकतांत्रिक संस्थाएं विकसित नहीं हो पाई, चाहे उनका मीडिया हो, चाहे उनका नागरिक समाज हो, सिविल सोसाइटी हो, चाहे उनकी पंचायती राज संस्थाएं हों। उनके मजबूत न हो पाने के कारण वहां पर लोगों ने अपनी समस्या का समाधान लोकतांत्रिक तरीके से ढूंढना नहीं सीखा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि दोनों देश एक जैसी पृष्ठभूमि और सारी चीजों की समानता के बावजूद भी दोनों देशों में खूब विविधता है, भाषा की, संस्कृति की, धर्म की और भौगोलिक विविधता। तीसरा महत्वपूर्ण कारण मैंने आपको बताया कि दोनों देश आज एक जैसी समस्या भी कई मामलों में झेलते हैं, लेकिन मूल अंतर क्या है कि भारत में उदार मध्यम वर्ग हावी है, और यह आपको हर क्षेत्र में दिखेगा, धर्म में, समाज में, संस्कृति में, शिक्षा में। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा उदार मध्यम वर्ग विकसित नहीं हुआ, जिसके कारण वहां कुछ खास लोग, चाहे वहां का धार्मिक वर्ग हो या वहां की सैनिक तानाशाही हो, वो लगातार मजबूत हो गई। और वही वहां की चूंकि ओपिनियन मेकर क्लास है, इस कारण से वहां पर कोई दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप विकसित नहीं हो पाया। और यही कारण है कि सब कुछ एक समान होने के बावजूद भी दो ऐसे देश जो आगे की बहुत अच्छी संभावनाओं पर काम कर सकते हैं और मिल करके एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये तीन जो मूल अंतर हैं, इसके कारण दोनों एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं और पाकिस्तान लगातार युद्ध में और हिंसा में इसका समाधान ढूंढ रहा है। धन्यवाद।